अमृतकाल में बेरोजगारी का दंश झेलते उत्तर प्रदेश के युवा। एक तरफ बेरोजगारों की तादाद में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ देश के 1% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा पहुंच गया है और देश की 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा ही बचा है। ये कहना है ऑक्सफैम की उस रिपोर्ट का जो अभी हाल ही में विश्व इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में दावोस में पेश की गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यदि भारत के 10 सबसे अमीरों पर 5% टैक्स लगा दिया जाए तो बच्चों के स्कूल की पढ़ाई के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। एक और अहम बात जो इस रिपोर्ट में उठाई गई वो ये है कि देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर नवंबर 2022 के दौरान देश के अरबपतियों की दौलत में 121% का इजाफा हुआ है। मतलब संपत्ति हर दिन 3,600 करोड़ रुपए बढ़ी है। भारत के 100 सबसे रईस लोगों की कुल दौलत बढ़कर करीब 54.12 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। ये रकम भारत सरकार के पूरे बजट को 1.5 साल से ज्यादा वक्त तक फंड करने के लिए काफी है। लबोलुबाब ये है कि देश में अमीर गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ी है, गरीब और गरीबी की तरफ ढकेल दिया गया है। इसके बरस सरकारी फाइलों में अभी भी गांव का मौसम गुलाबी ही नजर आ रहा है। कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा बिखरी लाशों की कतार से भी ज्यादा लंबी शाया हो रही हैं। ऐसे में वो खबरें किसी कोने में दम तोड़ दे रही हैं जिनमें बेरोजगार युवक नौकरी न पाने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। उनकी बात सुनने वाला आखिर कौन है? बात अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की जाए तो प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्र महज इसलिए आयोग के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं कि उनकी परीक्षा करा ली जाए। साल गुजरते जा रहे हैं, छात्रों की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन परीक्षाओं का कोई पता नहीं है। हाँ, अगर कहीं परीक्षा हो भी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें निरस्त भी कर दिया जा रहा है। ऐसा उदाहरण हाल ही में अभी हमने उत्तराखंड के वन दरोगा भर्ती परीक्षा में भी देखा। इतना ही नहीं, अगर नियुक्ति हो भी गई है तो 5-5 साल तक ज्वाइनिंग न कराने के कारण लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सरकार की प्राथमिकता में छात्रों का भविष्य G20 की चमक दमक के मुकाबिल फीका जान पड़ रहा है। विश्व का नेतृत्व करते हुए अमृत काल में प्रवेश कर चुके भारत देश में बेरोजगार की बढ़ती तादाद को शायद अब किसी पर्दे की ओट में छिपा पाना आसान न होगा। उत्तर प्रदेश, जहां की युवा आबादी सबसे अधिक है, यानी कि 6,37,28,007, उसका स्थान बेरोजगारी की रैंकिंग में टॉप 3 में आता है। यानी राजस्थान और बिहार के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी एजेंसी है जिसके डेटा का इस्तेमाल रिजर्व बैंक सहित केंद्र सरकार के तमाम विभाग भी करते हैं। उनके एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल बेरोजगारों की तादाद 28.41 लाख है। इसके अलावा नौकरी पाने चाहने वालों के लिए अब नौकरी तलाश करना कितना कठिन हो गया है और वो थक हार कर नौकरी ढूंढना बंद कर चुके हैं, उनकी तादाद 19.72 लाख है। इसमें और हैरानी की बात यह है कि शहरी क्षेत्र के पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी का प्रतिशत ज्यादा है। ग्रेजुएशन या इससे अधिक की शिक्षा प्राप्त हुए लोगों में बेरोजगारी जो 2017 में 9.4% थी और वो 2021 में 14.9% यानी कि 5.5% बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में जो 28.41 लाख लोग बेरोजगार हैं, इनमें 19.34 लाख युवा 20 से 24 साल की उम्र के बीच है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं में बेरोजगारी की दर 25.8% है, यानी हर 4 में 1 महिला बेरोजगार है। अमृतकाल में मेक इन इंडिया के रास्ते से गुजरते हुए 60 लाख नौकरियां देने का वादा करती वित्त मंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को इस डेटा का इल्म तो होगा ही, क्योंकि उनकी सरकार भी तो इस डेटा का ही इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में वो जो एक वाक्य जाना पहचाना सा हमेशा हवा में तैरने लगता है कि ऐसा डेटा भारत सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तौर पर चलाया जाता है, इससे तो बचा ही जा सकता है। आंकड़े साजिश नहीं, हालात पूरी तरह सरकार के सामने साफ है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बेरोजगारी से निजात पाने का सरकार के पास प्लान क्या है।
क्या खाली विश्व गुरु होने का स्वरचित भौकाल या अमृत काल में बढ़ रहा अमृत चख लेने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? सन 2011 से 2021 तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षा कराने हेतु बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया कभी भी छात्रों के आमरण अनशन किए बिना पूरी नहीं हो पाई। सरकार 3 से लेकर 5 वर्ष के अंतर पर ही शिक्षक भर्तियां निकाल रही है। 2017 में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बात की पूर्ण गारंटी दी थी कि अब चयन बोर्ड का गठन समय से होगा और प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि भर्ती के लिए परीक्षाएं जो होंगी वो समय पर होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री की ये बात बस अखबार की सुर्खियां ही बन पाई और सन 2016-17 के विज्ञापन के बाद इस सरकार में भी 2021 में ही विज्ञापन निकाला। इससे भी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में इजाफा होता रहा। प्रतियोगी छात्र पहले भर्तियां निकालने के लिए आमरण अनशन पर बैठे। भर्तियां निकलने के बाद चयन बोर्ड के गठन के लिए आमरण अनशन प्रयागराज स्थित आयोग के गेट के बाहर किया गया। छात्रों के कड़े प्रयास और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही सन 2016 और 2021 की भर्ती का कार्य पूरा हो सका। छात्रों को अपनी तैयारी में जो वक्त लगाना चाहिए था उससे ज्यादा वक्त उन्हें दर दर भटकते, पुलिस की लाठियां खाते, नेताओं से झूठा आश्वासन पाते ही बीत रहा है। इतनी मशक्कत के बाद भी सरकार के तानाशाही निजाम में कोई बदलाव नहीं आया है। 2022 के विज्ञापन पर भर्ती कराने का आश्वासन भी गलत साबित हुआ और एक बार फिर हाड़ कपाती इस ठंड में पिछले 21 दिनों से हजारों की संख्या में छात्र प्रयागराज में आयोग के गेट के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं। मांग वही है कि परीक्षा करा ली जाए। सरकार का बेहिसापन ये है कि जब तक छात्र अनशन न करें तब तक उनके जायज सवाल को भी सुना नहीं जा रहा है। आप किससे किससे शिकायत करेंगे, कहां कहां दौड़ेंगे, एक दिन थक जाएंगे, लेकिन व्यवस्था के कान पर जू नहीं रेंगेगी, क्योंकि आप हैं, न आप G20 हैं, न आडवाणी अंबानी के बेटे हैं। आप गरीब किसान का ख्वाब हैं। आपके पास कौन सा ऐसा पावर है जो आपकी बात सुनी जाए? और ज्यादा सवाल करने पर अंजाम यह है कि बिना किसी सूचना के आपकी भर्ती को निरस्त कर दिया जाएगा। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसके जरिए ये पता चला कि इसी सप्ताह जब छात्र पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के दरवाजे इस सवाल को लेकर पहुंचे तो छात्रों से अर्जी लेने के बाद उन्होंने चेयरमैन से मुलाकात कराने के लिए एक फोन भर कर दिया। जवाब जो उनके हाथ में था सो कर दिया, लेकिन अहम सवाल जो उनका था जिसके ऊपर चर्चा करना वो नहीं भूले। वो अहम सवाल ये था कि उन्होंने पूछा, आप में से क्या सभी वोटर हैं? MLC का चुनाव आ रहा है, आप बीजेपी को ही वोट दें। इतना कहने के साथ ही वो ये भी कहते देखे गए कि देखिए ये कोई गिव एंड टेक नहीं है, बस मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट दें। 8 अप्रैल 2023 को चेयरमैन वीरेश कुमार का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, यानी अब से मात्र 75 दिन का कार्यकाल बचा है, लेकिन सरकार परीक्षा कराए जाने के मूड में नहीं नजर आ रही है। इस संबंध में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष श्री विक्की खान का कहना है कि विज्ञापन से पहले सभी 75 जिलों में खाली हुए पदों का विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मंगवा लिया जाता है। उसके बाद ही पदों को विज्ञापित किया जाता है। सरकार ने बिना अधियाचन का पोर्टल खोले किस आधार पर 4163 सीटें के लिए विज्ञापन जारी किया, जो कि आयोग के अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटें निकाली गई हैं, जबकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि 2022 तक कितने पद किस जिले में रिक्त हुए हैं। विडंबना यह है कि सरकार अधियाचन हेतु ना तो कोई पोर्टल खोल रही है और न ही परीक्षा की तिथि की घोषणा कर रही है। अध्यक्ष बतौर अध्यक्ष क्यों बैठे हैं? अध्यक्ष की 2 लाख रुपए की सैलरी और उनके पूरे स्टाफ का खर्च विद्यार्थियों द्वारा जो कि आवेदन शुल्क के रूप में जमा करते हैं उससे ही दिया जाता है। इस बार के विज्ञापन में 750 रुपए के हिसाब से 13,19,000 छात्रों ने 98,92,50,000 रुपए दिए हैं। हमारा समय निकलता जा रहा है, इसकी कीमत सरकार नहीं समझ रही है। अध्यक्ष हमारे पैसों से कार्यकाल तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कार्य करना नहीं चाहते हैं।
तो अमृतकाल में यही है सरकारी नौकरियों में भर्ती की पीड़ा, जिसके चारों तरफ आश्वासनों का एक जाल है, जिसमें छात्र उलझता चला जाता है, उसकी जवानी बर्बाद हो जाती है, एज पुलिस की लाठियां खाते, नेताओं के हाथ जोड़ते, एक विभाग से दूसरे विभाग का चक्कर काटते ओवर एज में बदल जाती है। बेरोजगारी का डेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, लेकिन सिस्टम बरसों बरस टस से मस नहीं होता। इसी विडंबने के साथ कहीं अच्छे दिन आ जाते हैं तो कहीं अमृतकाल, लेकिन तब तक एक छात्र के जीवन की संध्या शुरू हो जाती है।